सलाम पर इस वक्त आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। मैं हूं इमरान खान। आइए बात करते हैं अपने जम्मू कश्मीर की। गुज़िश्ता 3 दिनों से पाकिस्तान की जानिब से लगातार सीज फायर की खिलाफ वर्जी की जा रही है। पुंछ के कई हिस्सों में गोलीबारी के साथ ही मोर्टार दागे जा रहे हैं और कल रात भी बालाकोट सेक्टर में गोलीबारी की गई। तो आज सुबह 9:30 बजे के आसपास पुंछ के दिगवार सेक्टर में गोलीबारी की गई। पाकिस्तान की जानिब से हिंदुस्तानी पोस्ट के साथ साथ रिहायशी मकामात को भी निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी फौज की इस गुस्ताखी का हिंदुस्तान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार पुंछ जिले के कई इलाकों में गोलाबारी हो रही है। हम आपको बता दें, अगर पिछले 3 दिन की बात करें तो 3 दिनों में पाकिस्तान की तरफ से लगातार बालाकोट से लेकर पुंछ के कई सेक्टर तक गोलाबारी हो रही है। आज भी पाकिस्तान की तरफ से अचानक सुबह 9:30 बजे के करीब जो गोलाबारी शुरू की, जो अभी तक जारी है। हमारे साथ इस गाँव के कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ सर, आपका नाम? सर मेरा नाम सुनील कुमार। हाँ सुनील जी, बताइए कब से गोलाबारी हो रही है, तो जिस गोलाबारी में किस तरीके का डर रहता है? सुबह तकरीबन 9:30 बजे के लगभग पाकिस्तान ने अचानक जो फायरिंग शुरू कर दी। अभी क्या है कि लोग को घास काट रहा था, खेतों में कुछ कर रहे थे, तो सभी भाग के कोई उधर आगे पीछे उन्होंने अपनी सेफ्टी की। तो अभी तक जो है बीच बीच में रुक के फायरिंग हो रही है। तो बहुत सहमा सा डर है अभी, क्योंकि जैसे कि लॉकडाउन हो गया तो सभी लोग घर में काम कर रहे हैं, कोई घास काट रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो सभी लोग खेतों में से, तो अचानक से फायरिंग, उसकी वजह से लोगों में बहुत दहशत का माहौल बना हुआ है। हाँ, हमारे साथ और भी है, उनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? सर पंकज शर्मा। हाँ पंकज जी, बताइए जब ये गोलाबारी होती है तो आप अगर खेतों में काम कर रहे हैं, जब बाहर काम कर रहे हैं, तो किस तरह अपनी जान कैसे बचाते हैं, क्योंकि गोलाबारी तो अचानक शुरू होती है। आज सुबह 9:30 बजे पाकिस्तान की तरफ से फिर सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। आप देख रहे हैं कि सभी लोग जो है अपनी खेतों में काम कर रहे हैं। ट्रैक्टर वाले भी अपने रेता बजरी जो ला रहे हैं वो सामान ला रहे हैं। तो ये पाकिस्तान बार बार ना जाने क्यों इस तरह फायरिंग करता है। तो यहाँ पे एक गांव में जो सबसे मेन प्रॉब्लम है, ये जो बैंकर्स हैं, वो बैंकर काफ़ी जो बॉर्डर के लोगों को तो मिले हैं। मेरी डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि ये बैंकर्स भी मुहैया कराए जाएं। जिस समय अगर अचानक से ये जो गोलाबारी शुरू होती है तो लोग इस बैंकरों में घुस के अपनी जान बचा सकें। तो पाकिस्तान तो बाज आने वाला नहीं है, वो बार बार फायरिंग करता है। बस हमारी डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट है कि और गाँव के वो लोगों में और भी बैंकर दिए जाएँ, जिस समय अगर ये गोलाबारी होती है उस समय हम बैंकर में छुप के अपनी जान बचा सकें। और अपनी तो किस तरीके का डर है इस टाइम पूरे गांव में? सर जब फायरिंग शुरू होती है तो खौफ होता है, सभी लोग अपने अपने घरों में जाते हैं। तो इस समय लॉकडाउन भी लगा हुआ है, उससे कोरोना वायरस की वजह से भी लोगों में खौफ है। उससे अगर पाकिस्तान फायरिंग भी करता है तो इस समय सभी कंट्रियों को चाहिए कि वो इस कोरोना की महामारी की तरफ ध्यान दें। लेकिन पाकिस्तान ऐसा बेशर्म है कि वो बार बार, जब अब इतनी बड़ी महामारी फैली हुई है पूरी दुनिया में, लेकिन वो फिर दोबारा बार बार फायरिंग करता है। इसलिए अब उसे अपनी कुछ समझ आनी चाहिए। तो बस यही है सर। देखा कैसे गांव वालों में एक डर है कि लगातार जो पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी होती है उससे इनकी जान माल को काफी खतरा है। और वहीं गांव वालों को यह भी कहना है कि जिस इलाके में अभी बैंकर का निर्माण नहीं किया गया है वहां जल्द से जल्द बैंकर का निर्माण भी किया जाए। एलओसी गांव दगवार से रमेश वाली, जी मीडिया पुंछ। वहीं इसके पहले कठुआ के हीरानगर में किए गए सीजफायर की खिलाफ वर्जी के बाद पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया। हिंदुस्तान की जवाबी फायरिंग में पाकिस्तानी आर्मी के एक जवान की मौत हो गई, जबकि 8 सोल्जर्स जख्मी हो गए। सरहद पर पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के कई गांवों को निशाना बनाकर गोलीबारी की, जिसके नतीजे में कई हिंदुस्तानी शहरी जख्मी हो गए थे। और इस वक्त रमेश बाली हमारे रिपोर्टर पुंछ से हमारे साथ जुड़ गए, मजीद बात करेंगे फोन लाइन पर। रमेश, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरह से पाकिस्तान की हरकत सुधरने का तो नाम लेती नहीं है, लेकिन जो सख्त मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, जो सख्त कार्रवाई की जा रही है, उसके बाद कुछ असर पड़ा है या नहीं? क्योंकि वो एक ऐसा मुल्क है जो शायद इस मामले में न सुधरे। जी इमरान, आपको बता दें कि जब से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म हुआ है उसके बाद से आज तक लगातार पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हो रही है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा रहा है और इसमें पाकिस्तान का काफी नुकसान हुआ है। इसके बावजूद भी पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा और लगातार पुंछ के कई इलाकों में गोलाबारी कर रहा है। हम खाली पुंछ की बात करें, इसके साथ रजौरी, कठुआ और श्रीनगर के भी कई इलाके हैं जहां पे पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हो रही है और पाकिस्तान की गोलाबारी अचानक शुरू हो जाती है। अगर हम आप बात करें आज पुंछ की, तो पिछले 3 दिन से लगातार पाकिस्तान की तरफ से पुंछ के बालाकोट से लेकर टिरनी सेक्टर तक गोलाबारी हो रही है। बीती रात भी बालाकोट में पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त गोलाबारी की गई है और आज सुबह अचानक 9:30 बजे के करीब जो हमारा दिगवार सेक्टर है, दिगवार सेक्टर से लेके
कस्बा तक जो पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की गई है। हालांकि भारतीय सेना भी पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब दे रही है, लेकिन पाकिस्तान जो ज्यादातर जो गोलाबारी कर रहा है वो सीमावर्ती गांव है उनमें कर रहा है, जिससे गांव में एक डर का माहौल पैदा हो गया। और गांव वालों का कहना है कि अब समय आ गया है कि आर पार की लड़ाई की जाए, ताकि हम जो रोज रोज ये पाकिस्तान की गोलाबारी से परेशान हैं इससे छुटकारा मिले। वहीं जो सीमावर्ती गांव के जो लोग हैं, जो जैसे फॉरवर्ड एरिया में तो बैंकर का निर्माण काफी तेजी से किया गया है, वहीं जो दूर के गांव हैं वहां पे अभी निर्माण चल रहा है। इससे लोगों में यही है कि जल्द से जल्द इन गांव में भी बैंकर का निर्माण किया जाए। जी, तो एक बार फिर अपने नाज़रीन को हम बता दें कि कठुआ के हीरानगर में किए गए सीज़फायर की खिलाफ वर्जी के बाद पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है और पाकिस्तानी आर्मी के एक जवान की मौत हो गई, जबकि 8 सोल्जर उनके जख्मी हुए। सरहद पर पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के कई गांवों को निशाना बनाकर गोलीबारी की थी, जिसके नतीजे में हिंदुस्तानी शहरी जख्मी हुए थे। आप बता रहे हैं रमेश वाली, बंकर बनाने का काम तेजी से चल रहा है। ये जो बंकर हैं बहुत खास हैं, जैसा कि हमने जी सलाम पर भी दिखाया था अपने नाजरीन को। इनके बारे में जरूर बताइए रमेश बाली। तो रमेश बाली हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आपको बता दें पुंछ से हमारे रिपोर्टर। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो कठुआ के हीरानगर में किए गए सीज़फायर की खिलाफ वर्जी के बाद पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया है और हिंदुस्तान की जवाबी फायरिंग में पाकिस्तानी आर्मी का एक जवान जिसकी मौत हो गई, जबकि 8 सोल्जर्स जख्मी हो गए हैं। सरहद पर पाकिस्तान के ने हिंदुस्तान के कई गांवों को निशाना बनाकर गोलीबारी की थी, जिसके नतीजे में कई हिंदुस्तानी शहरी जख्मी हो गए थे। तो आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही, और अब खास तौर से जब 5 अगस्त को उसका 1 साल मुकम्मल होने जा रहा है, तो पाकिस्तान की हिकमत अमली यही है कि वो यहाँ पर एक बार फिर से डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करे और ख़ास तौर से सरहदी इलाकों को निशाना बनाया जाए उनकी फ़ौज के ज़रिए। लेकिन हिंदुस्तानी बहादुर अफवाज पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। तमाम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान कश्मीर का राग अलाप चुका है, लेकिन पाकिस्तान की कहीं कोई सुनवाई नहीं है। रमेश बाली इस वक्त हमारे साथ है। रमेश बाली, ये पाकिस्तान की शरारत खासतौर से इसलिए भी बढ़ रही होगी इस वक्त क्योंकि अब 5 अगस्त आने जा रहा है, 1 साल मुकम्मल हो जाएगा आर्टिकल 370 को हटे हुए जम्मू कश्मीर से, और जम्मू कश्मीर में एक नई रोशनी एक सुबह को हुए पाकिस्तान वही अंधेरा चाहता है। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान की साफ मंशा है। अगर हम बात करेंगे जब से आर्टिकल 370 खत्म हुआ है, तकरीबन 1 साल होने को है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से लगातार कोई ऐसा दिन नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी न की गई हो। पर पाकिस्तान तो ये चाहता भी नहीं है कि कश्मीर में शांति हो और कश्मीर के जो लोग हैं वो शांति से रहे। इसी वजह से उसकी ज्यादा से ज्यादा गोलाबारी होती है। और अगर हम बात करें ये जो आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जो पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की गई है वो सबसे ज्यादा जो सीमावर्ती गांव हैं उनमें की गई है। और इसका यही पाकिस्तान की मंशा है कि ज्यादातर गांव में एक डर फैलेगा और लोग यहाँ से किसी दूसरी जगह पे चले जाएंगे। लेकिन हम आपको बता दें जो गांव के लोग हैं वो इतने बहादुर हैं, वो पाकिस्तान की हर चाल को सेना के साथ मिलकर विफल कर रहे हैं। जहां अगर भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, वहीं जो सीमावर्ती गांव के लोग हैं वो पाकिस्तान को ये बता रहे हैं कि आप जितनी मर्जी गोलाबारी कीजिए, हम ये अपने गांव छोड़ेंगे नहीं और आपके साथ सेना के साथ मिलकर आपको भरपूर जवाब देंगे। और रही बात बैंकरों की, तो अगर हम बात करें तो जो बैंकरों का निर्माण किया जा रहा है इतना मजबूत है कि अगर उसमें गोला भी पाकिस्तान का मोटार भी पड़ेगा तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा। इसी तरीके से बैंकर जो सीमावर्ती के आगे फॉरवर्ड गांव है उनमें तकरीबन हर गांव में निर्माण कर दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान सेना की जो गोलाबारी की रेंज बढ़ गई है तो वो तकरीबन जो LOC से काफी पीछे तक वो गोलाबारी कर रहे हैं, जिस वजह से अब इन गांव के लोगों की भी एक डिमांड शुरू हो गई है कि यहाँ भी बैंकर का काम तेजी से जो किया जाए। शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए रमेश बाली पुंछ से। और कुछ ही घंटों में फ्रांस से राफेल तैयारों की पहली किस्त हिंदुस्तान पहुंचने वाली है। कल हिंदुस्तान के अंबाला एयरबेस में इन्हें तैनात कर दिया जाएगा। ये तो अब तक आपको पता ही चल चुका होगा कि
लेकिन क्या आपको पता है कि जनूबी कश्मीर के रहने वाले एयर कमोडोर हिलाल अहमद ने हिंदुस्तान में राफेल तैयारे को लाने में अहम किरदार अदा किया है। फ्रांस में हिंदुस्तान के एम्बेसडर के साथ देखे गए शख्स और कोई नहीं बल्कि एयर कमोडोर हिलाल अहमद राथर हैं, जो फिलहाल फ्रांस में हिंदुस्तान के एयर अटैच के ओहदे पर तैनात हैं। हिलाल अनंतनाग जिले के बख्शीबाद के रहने वाले हैं। उन्होंने इलाके के मिलिट्री स्कूल से पढ़ाई की है। एयर कमोडोर हिलाल अहमद को साल 1988 में एयरफोर्स में कमीशन किया गया था। वो अब फ्लाइट लेफ्टिनेंट से एयर कमांडर बन चुके हैं। बताया जा रहा है कि वो एनडीए में स्क्वाड ऑफ ऑनर भी जीत चुके हैं। लाला अहमद निकला है, वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है यूथ के लिए, तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो हम यही चाहते हैं कि आगे भी बहुत सारे जो यूथ है वो निकले, तो हम इससे बहुत ही खुश हैं कि वो निकले आज। हमें भी बहुत खुशी हो रही है। ये खाली कश्मीर को नहीं, पूरे वर्ल्ड को ये खुशी है, पूरी इंडिया को ये खुशी है कि जैसे हिलाल अहमद निकला है तो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। फ्रांस से हिंदुस्तान के लिए 5 राफेल तैयारे निकल चुके हैं और कुछ ही घंटों में वो हिंदुस्तान की जमीन पर होंगे। राफेल के हिंदुस्तानी फजाइया के बेड़े में शामिल होने पर शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू में जश्न मनाया। इस दौरान फ्रंट के कारकुनान के जरिए खुशी का इजहार करते हुए राफेल का इस्तकबाल किया गया। प्रोग्राम के दौरान फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने कहा कि ये भारत के लिए फख्र की बात है, इससे हिंदुस्तानी फजाइया की ताकत दोगुनी हो जाएगी। ये जो जश्न है ये चीन और पाकिस्तान को नस्ते नबूद करने का जश्न है, हिंदुस्तानियों का जश्न है। ये जश्न तमाम हिंदुस्तानी मिलकर के मनाएंगे। आज 2017 के अंदर ऑर्डर दिया, 2020 से 3 महीने पहले श्रीमान राजनाथ सिंह जी ये वहां जाकर के इसको ले आए और आज जश्न मनाने की व्यवस्था है। चीन और पाकिस्तान को नस्ते नबूद राफेल के माध्यम से करेंगे। 6 मसाइले इसके अंदर हैं। कुछ लोग कहते हैं जी ये हमने ऑर्डर दिया 800 करोड़ का, ये 5600 करोड़ कैसे बन गया? अरे आपके जो राफेल था उसमें मसाइलें थी, इसका खर्चा, इसके कल पुर्जे, इसकी ट्रेनिंग सारी इसके अंदर शामिल है और 56,000 करोड़ रुपया यहाँ की व्यवस्था के अंदर स्पेंड किया गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आज जश्न का माहौल है। किश्तवाड़ जिले में बौखलाए दहशतगर्दों ने लड़कियों को लेकर अब नया फरमान जारी किया, जिसमें उन्हें हिदायत दी गई है कि वो सोशल मीडिया पर अपने डांसिंग वीडियो अपलोड न करें और वो सोशल मीडिया से दूर रहें। अगर वो ऐसा करती हैं तो उनके पैर तोड़ दिए जाएंगे। मिलिटेंट्स की जानिब से घरों के बाहर चिपकाए गए पोस्टर में यह भी कहा गया है कि लोग सिक्योरिटी फोर्सेस से दूर रहें। आपको बता दें कि वादी में लगातार दहशतगर्दों का सफाया हो रहा है, जिससे अब वो गिनती के रह गए हैं और फिर भी इस तरह की हरकत कर रहे हैं। बात श्रीनगर के उस एम्बुलेंस ड्राइवर की जो अपनी जान की परवाह किए बगैर दिन रात कोरोना मरीजों की खिदमत में लगा हुआ है। एम्बुलेंस ड्राइवर जमील अहमद कोविड मरीजों को न सिर्फ अस्पताल पहुंचाते हैं बल्कि कोरोना वबा से मरने वाले मरीजों की आखिर रस्मात भी अदा करते हैं। दुनिया भर के लोग एक जानिब जहां कोरोना वबा से जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जान की फिक्र के बगैर दूसरों की मदद कर रहे हैं। ऐसे ही कोरोना वॉरियर है श्रीनगर के जमील अहमद। जमील अहमद को कोविड-19 के मरीजों को अस्पताल ले जाने की जिम्मेदारी मिली है। साथ ही अगर किसी कोरोना मरीज की मौत हो जाए तो जमील उसकी आखिरी रसूमात के लिए उसे कब्रिस्तान भी लेकर जाते हैं। जमील अब तक सैकड़ों मरीजों को अस्पताल पहुँचा चुके हैं। जो भी श्रीनगर में डेड बॉडी आई है, जो भी कोविड की वजह से डेड बॉडी श्रीनगर में, गाड़ी ये है, ड्राइवर में, सब मैंने उठाए। इतना ही नहीं, किसी मरीज की मौत हो जाने पर जमील ही उसे कब्रिस्तान तक ले जाते हैं। एम्बुलेंस की सायरन सुनकर ही कब्रिस्तान में कब्र खोदने वाले सर पर पांव रखकर फरार हो जाते हैं। भागते हुए भी वो एक नेक काम कर जाते हैं, अपने औजार वहीं छोड़ जाते हैं। ऐसे में जमील चाहते तो वो भी जस्ते खाकी कब्रिस्तान में छोड़कर आ सकते थे, लेकिन जमील का ज़मीर इसकी इजाज़त नहीं देता और वो खुद ही कब्र खोद कर मैयत की आखिरी रसूमात अदा करते हैं। श्रीनगर में कोरोना से 85 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 70 मरीजों को जमील ने कब्र तक पहुंचाया है। जमील को पता है कि लोग बेबस भी है और डरे हुए भी। ऐसे में किसी को तो आगे आना ही होगा, किसी को तो हिम्मत दिखानी होगी। मेरे 2 बच्चे और मिसेस है, न मैं अपनी मिसेस को किसी जगह जाने देता हूँ, न अपने बच्चों को। अपने घर में रखा है मैंने उनको,
मैं भी अपने घर में मैं सिस्टर के पास नहीं जाता हूँ इस टाइम, या ससुराल नहीं जाता हूँ। मैं बोलता हूँ मेरी वजह से कोई परेशानी ना हो किसी को। जमील ना खुद दूसरों से मिलते हैं, ना ही अपने अहले खाना को कहीं जाने देते हैं, क्योंकि जमील नहीं चाहते कि उनकी वजह से दूसरों को परेशानी हो। ऐसा नहीं कि जमील को या उनके घर वालों को कोरोना वबा का खतरा नहीं, लेकिन उन्हें खुद पर यकीन है। मेरे बच्चे शुक्र है उस खुदा का, क्योंकि वो एक साइड एक बैठता है, एक साइड दूसरा बैठता है। शाम के टाइम वो खुशी आ गया, मैं बोलता हूँ हाँ, मगर शुक्र है उस खुदा का जिसने मेरे फैमिली को सेफ रखा। शुक्र है उस मौला का। मैं कैसे वो ज़बान लाऊं, उनके लिए शुक्रिया करूं। जमील ने कोरोना से मरने वाले मुस्लिमों को ही नहीं, हिंदुओं और सिखों को भी शमशान तक पहुंचाकर अपना फर्ज निभाया है। जमील एक सच्चा कोरोना वॉरियर है, जिसने अपनी जिंदगी की बाजी लगाकर इंसानियत की नई मिसाल पेश की है। श्रीनगर से खालिद हुसैन की रिपोर्ट, जी मीडिया। राजौरी जिले में कोरोना के 569 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अगर एक्टिव मरीजों की बात करें तो उनकी तादाद 387 है और 180 लोग कोरोना को मात देकर अपने घर जा चुके हैं। आपको बता दें कि राजौरी में जंगी पैमाने पर कोरोना की जांच के लिए लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। वहीं कोरोना वॉरियर्स 24 घंटे खिदमत देकर कोरोना पर फतह पाने की कोशिश में लगे हैं। तो हम लोग जोर शोर से काम कर रहे हैं और अभी हमारे कमिश्नर साहब और गवर्नमेंट ऑफ जे.एंड.के ने जो बोला है कि न्यू मेडिकल कॉलेजेस में RT-PCR की मशीन भी टेस्टिंग फैसिलिटी के लिए लगानी है, तो हम भी उसका ईगरली अब वेट भी कर रहे हैं और तैयारी भरपूर जोरों शोरों पर है। और हो सकता है हम 1 अगस्त के आसपास टेस्टिंग फैसिलिटी यहीं शुरू कर लेंगे। पुंछ में कोरोना के 2 नए मामले सामने आने के बाद इंतजामिया ने फौरी तौर पर लॉकडाउन कर दिया है। शहर में ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक शहर के एक पुलिस एहलकार और एक सब्जी बेचने वाले की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। इसके बाद शहर के मेन मार्केट, किला बाजार, हाजी मार्केट समेत सभी बाजारों को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। वहीं लोगों की आवाजाही पर भी पूरी तरह से पाबंदियां नाफिज कर दी गई है। पॉजिटिव केसेस आए हैं। पुंछ टाउन के अंदर एक वेजिटेबल वेंडर है हाजी मार्केट में, और दूसरा पुलिस वाला है जो QRT नाकावाली चौक में रहती थी जी। तो उसके मद्देनज़र पूरा लॉकडाउन किया गया है हाजी मार्केट, उसके एडजॉइनिंग एरियाज़ को। और इस लॉकडाउन के दौरान एग्रेसिव जो है वो सैम्पलिंग की जाएगी और सैम्पलिंग का रिज़ल्ट आने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा कि किस पोर्शन को खोलना है। आज एक बार फिर पुंछ शहर के कई हिस्सों को लॉकडाउन कर दिया गया है, जिसका कारण है बीती रात पुंछ में 2 लोगों का जो पॉजिटिव केस सामने आया है, जिनमें एक सब्जी बेचने वाला है और एक पुलिस का जवान है जो नाखा वाली सड़क पे अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहा था। जो सब्जी बेचने वाला जो है वो यही है, इसी मार्केट का है। वही लोग बाहर आ सकते हैं जिनके पास सरकारी पास हैं या वो सरकारी ड्यूटी दे रहे हैं। इसी के साथ इस पूरे इलाके को जो लॉकडाउन कर दिया गया है। उनसे रमेश वाली, जी मीडिया। कोरोना वबा के बीच ईद उल अजहा को लेकर श्रीनगर में तैयारियां जोरों पर हैं। त्योहार के बीच लोगों के कोरोना न फैलने इसका ख्याल रखा जा रहा है। SMC की जानिब से शहर के खास इलाकों में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। SK पार्क से लेकर के लाल चौक तक सैनिटाइजेशन किया गया ताकि लोगों के बीच कोरोना न फैल सके। और श्रीनगर जिला इंतजामिया ने ऐलान किया है कि अब सिर्फ 29 और 30 जुलाई को ही बाजार खुले रहेंगे। इसके पहले इंतजामिया ने 3 दिन के लिए लॉकडाउन में ढील देने का ऐलान किया था, लेकिन कल शाम जैसे ही बाजार खुले लोगों का हुजूम सड़कों पर नजर आने लगा, जिसको देखते हुए इंतजामिया को सख्त फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। इंतजामिया ने अपने बदले हुए सिर्फ 2 दिन ही दुकानें खुली रखने का फैसला किया है। इस खबर पर बात करेंगे हमारे रिपोर्टर फारूक वानी से। फारूक, यही आपसे जानना चाहेंगे, ये एक बार फिर लॉकडाउन का ऐलान है श्रीनगर इंतजामिया की तरफ से और 29-30 जुलाई को ही अब बाजार खुले रहेंगे। इस सिमत में आपके पास क्या अपडेट है कि लोगों को परेशानी पेश ना आए और कोरोना को लेकर के और ज्यादा बेहतर एहतियाती कदम उठाए जा सकें? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो
जो पॉजिटिव केसेस की संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है और आज भी अगर हम बात करें तो 490 के करीब जो केसेस आए हैं जम्मू कश्मीर से, तो उसके लिए अब जो सरकार है उनके लिए भी कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 333 लोगों की अब तक मौतें हो चुकी हैं और आज भी कई मौतें हुई हैं। और श्रीनगर में अगर हम बात करें तो आज के दिन के हवाले की बात करें तो 138 केसेस जो हैं वो सामने आए हैं, जिनमें कुछ मौतें भी शामिल हैं। तो इसको देखते हुए जो प्रशासन है उन्होंने पहले एक ऑर्डर निकाला था जिसमें उन्होंने 3 दिन रखे थे और 28, 30 और 29 के जो 3 दिन रखे थे उनमें तब्दीली उनको इसलिए करनी पड़ी क्योंकि कल शाम जो यहाँ पर लोगों का हुजूम सड़कों पर निकल आया शाम के वक्त, तो उसको देखते हुए प्रशासन ने जो अपना इरादा है वो बदल लिया और एक बैठक के उसके बाद उनकी हुई जिसमें जिला तरक्याती कमिश्नर और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर भी शामिल थे और इसमें ये फैसला लिया गया है कि जो श्रीनगर है उसमें केवल अब 2 दिन की डील रहेगी, यानी कल और परसों जो लोग हैं वो अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये खास जरूरी जो चीजें रखी गई हैं उनमें कहा गया है कि जो जरूरी सामग्री हैं, जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, खाली उन्हीं को अनुमति मिलेगी कि वो अपनी दुकानें हैं वो खुली रहेंगी और राशन कार्ड जो हैं वो खुले रहेंगे ताकि जो लोग हैं वो ईद के सिलसिले में जितनी भी जरूरी चीजें हैं वो खरीद सके। बाकी जो भी इसकी वायलेशन करेगा या उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये भी कहा गया है जो समाजी दूरी है और जो गाइडलाइनें जारी की गई हैं उसके अनुसार लोगों को चलना पड़ेगा और उसका पालन करना बहुत बेहद जरूरी और अनिवार्य करार दिया गया है और जो भी इसका उल्लंघन करेगा उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। साथ में जो ईद के बकरे खरीदने का जो सिलसिला है तो उसके लिए भी जो पॉइंट्स हैं वो रखे हैं सरकार ने, जहाँ पे वो लोग जो है ईद का बकरा जो खरीदना चाहते हैं वो वहाँ पे जा सकते हैं और इसके लिए बाज़ाब्ता जो CAPD डिपार्टमेंट है कंज्यूमर अफेयर्स उनको भी हिदायत जारी की गई है ताकि वो सही और मुनासिब रेट पर जो लोग हैं उनको वो कीमती में जो ईद के बकरे हैं वो खरीद सके। और उस सिलसिले में भी जो मार्केट चेकिंग होती है उसका भी इसमें खासा ख्याल रखा जाएगा। खासकर जो एनफोर्समेंट टीम होती है श्रीनगर सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट की, तो वो कल दौरा करेगी श्रीनगर में। वो ये भी देखेगी कि लोगों को जो चीजें हैं चाहे वो बकरी की खरीदारी हो क्या वो सही और मुनासिब तरीके में मिल पाती हैं और वहाँ भी अगर कोई वायलेशन करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जी शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए फारूक वानी श्रीनगर से। तो आपको बता दें श्रीनगर में इंतजामिया ने फैसला लिया है कि 29 और 30 जुलाई को ही बाजार खुले रहेंगे। इसके पहले इंतजामिया ने 3 दिन के लिए लॉकडाउन में ढील देने का ऐलान किया था, लेकिन कल शाम जैसे ही बाजार खुले लोगों का हुजूम सड़कों पर नजर आने लगा, जिसको देखते हुए इंतजामिया को सख्त फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब सिर्फ 2 दिन ही दुकानें खुली रखने का फैसला किया गया है। ईद उल अजहा का त्यौहार नजदीक आते ही बाजारों में रौनक बढ़ी। हालांकि लॉकडाउन की वजह से बाजारों में पिछले कुछ महीनों से बुरे हालात हैं और कारोबार के नाम पर कुछ भी नहीं है, लेकिन फल सब्जी समेत दीगर सामान खरीदने वालों की बाजार में भीड़ नजर आई। दुकानदारों का कहना है कि वबा के इस दौर में उनके कारोबार के हालात बेहद खराब हो चले हैं। पहले मैं ये सब अपने शोपियान डिस्ट्रिक्ट में खासकर शोपियान के लोगों को ईद मुबारक देता हूँ। शायद आगे इन 4 दिनों में आपके साथ मुलाकात ना हो या ना हो, तो इसके लिए मैं सबको ईद की मुबारकबाद देता हूँ। रही बात यहाँ के जो हालात हैं, वो जो कोविड का मामला है और किस तरह खरीद फरोख्त, तो इन चीज़ों को खासकर इनको मद्देनजर रखकर मैं अपने जो हमारी इनपुट से हम अपने तमाम दुकानदारों से, सब्जी फरोशों से, सबसे जो इस वक्त मार्केट में चल रहे हैं, इनसे मैं गुजारिश करता हूं कि वो ब्लैक मार्केट ना करें। और ये कोरोना वायरस चल रहा है, आज के हालात में इसने ऊंची उड़ान भर दी है और गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया है हमारी सेफ्टी के लिए। तो इसमें एक बात है जो हमारी ईद उल अज़हा आने वाली है, सारी बिजनेस फीकी पड़ी है क्योंकि इस लॉकडाउन की वजह से और हालात की वजह से जो कि हर एक शोबा जिसमें ताजिर हो, दुकानदार हो, ट्रांसपोर्टर हो, फ्रूट ग्रोवर हो या मजदूर हो, सब तो बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। उनसे मैं अपील करता हूं कि अपनी रोज़गार के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए वो अपना थोड़ा मुनाफा रखे ताकि जो हमारे गरीब हैं उनको भी फायदा मिले और वो भी खुदा की रजा के लिए।
कोरोना के मद्देनजर लंबे वक्त से लॉकडाउन में नरमी के बाद गुलमर्ग में बाजार खुलते दिखे, लेकिन इंतजामिया के लोग लगातार लोगों को बेदार कर रहे हैं कि वो मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग पर जरूर अमल करें। लॉकडाउन की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना तो करना पड़ा, लेकिन वबा की वजह से लोगों को बेदार करने की कोशिश अभी भी की जा रही है। SOPs जो हमारी गवर्नमेंट बोल रही है, जो हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट बोल रहा है कि SOPs बहुत ज़रूरी है। इसमें SOPs में मतलब ये है, नंबर 1 में बोलती हूँ, मास्क ना उतारें आप पब्लिक में। मास्क 6 फीट के कम बिल्कुल नहीं उतारनी है। मास्क का नंबर 1 रोल है, डिस्टेंस का नंबर 2 में बोलती हूँ। और हमें ये जो सैनिटाइजेशन या हैंड वॉशिंग, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम मास्क को, डिस्टेंस को मेंटेन करें, क्योंकि जो हमने प्रैक्टिकली देखा ये सबसे अच्छा है। हमारे घर, इवन कि मैं कहती हूँ हमारे जो घरों में, हम किसी घर में 10 बंदे हैं, किसी में 5 बंदे हैं, घरों में भी आप SOPs को मेंटेन करो, क्योंकि उस चीज़ की हमें इस वक्त बहुत ज़रूरत है। इंतजामिया ने बाजारों को खोलने की और लोगों की खरीदारी करने की छूट दी है, लेकिन अब भी लापरवाही करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अनंतनाग में SSP संदीप चौधरी ने खुद बाजार का रुख किया और इस दौरान उन्होंने दुकानदारों को हिदायत दी कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, साथ ही मास्क लगाकर आए लोगों को ही सामान बेचें। दुकानदारों और दुकान के स्टाफ को भी हिदायत दी गई है कि वो मास्क और ग्लव्स लगाकर रखें। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद से जम्मू कश्मीर में तरक्याती कामों में तेजी आई है। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के तहत श्रीनगर में तरक्याती काम तेजी के साथ जारी हैं और इसी सिलसिले में श्रीनगर की सड़कों पर हाईटेक स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही हैं। लॉकडाउन के बावजूद लाइट लगाने का काम जारी है, जिससे मकामी लोगों को काफी खुशी है। देखिए, सबसे पहले मैं ये शुक्रिया करूंगा SMC डिपार्टमेंट को, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा स्टेप उनकी तरफ से है। यहाँ पर हमने देखा कि श्रीनगर में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा रहता था। जब भी शाम डले यहाँ पर लोग निकलते थे, कहीं ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते थे, लेकिन SMC की तरफ से ये अभी ऐसे स्टेप्स लेना कि यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट्स है, जो मतलब पावर पर भी चलती है और सोलर्स भी लगाए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय बात है। SMC ने जो काम अंजाम दिया है, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ एज ए श्रीनगर सिटीजन। उसके साथ साथ मैं ये भी उनको बताना चाहता हूँ कि मतलब अब PDD को चाहिए कि मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल बरकरार रखे, ताकि आम लोग सफ़र ना करें। अभी तक तो लाइट्स नहीं थी, स्ट्रीट लाइट्स तो नहीं थी, लेकिन अब उनमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। तो PDD को भी चाहिए कि वो उनके साथ कोऑपरेट करके ये स्ट्रीट लाइट्स जो है उनको जगमगाए। जहाँ पर इंस्टॉल होने शुरू हुए उनका लोग खुद केयर टेक कर रहे हैं। तो अभी जो एरियाज बचते हैं, जहाँ पर नहीं है, वहाँ पर डिमांड्स है लोगों की। अब अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए जा रहे हैं और ऑन टाइम कंप्लीट किए जा रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है लोगों के लिए और अप्रिशिएबल है गवर्नमेंट के लिए बहुत। सिटी में जैसे मेन रोड्स पे जो ओल्ड स्ट्रीट लाइट्स थी उनको रिमूव करके नए लगाए गए हैं। उसके अलावा LED लाइट्स जो हैं वो अक्रॉस द सिटी लगाए गए हैं, जहाँ जहाँ भी एरियाज़ में ज़रूरत थी, और जहाँ ओल्ड जो डिसफंक्शनल लाइट्स थी उनको रिप्लेस किया गया है। काफ़ी अच्छा काम इसमें हुआ और ऑलमोस्ट 80% सिटी को कवर किया गया नई स्ट्रीट लाइट्स के साथ। इनफैक्ट जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में या जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें नई फंडिंग आई है, उसमें ज़ोर शोर पे काम चल रहा है। जैसे स्मार्ट सिटी में भी स्ट्रीट लाइटिंग का था, हेरिटेज लाइटिंग का, वो भी किया गया है, और बाकी जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसके तहत जो भी फंडिंग आई उसमें वो काम चल रहा है। अगर आप में कुछ कर दिखाने का जज्बा है तो हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, आप अपने ख्वाब को पूरा कर ही लेते हैं। और इसी बात को एक बार फिर से सच कर दिखाया है पुलवामा के ओवैस नजीर खान ने। ये रिपोर्ट देखिए। पुलवामा जनूबी कश्मीर का दहशतगर्दी से मुतासिर जिला, जहां आए दिन मुठभेड़ या दहशतगर्दाना हमले होते रहते हैं। ऐसे में अगर कोई ये कहे कि यहाँ के एक नौजवान ने AME CET एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक कर लिया है, तो आपका हैरान होना लाजमी है। पुलवामा के ओवैस नजीर खान कश्मीर के पहले नौजवान हैं जिन्होंने AME CET क्रैक किया है। ओवैस ने अपनी तालीम सरकारी स्कूल से हासिल की और टेलीविज़न शो के जरिए एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के बारे में जानकारी हासिल की और इसे अपने करियर के तौर पर चुना। जो मैंने कुछ दिन पहले जो AME CET का एग्ज़ाम दिया था,
उसके जो रिज़ल्ट्स आने के बाद जो मेरी रैंक थी वो 88 थी, और कश्मीर में मैंने टॉप किया है। 88 एक अच्छा नंबर है, अच्छी रैंक है। फिर भी इंटरनेट और लॉकडाउन के वजह से ये रैंक से भी अच्छी आ सकती थी। लॉकडाउन और इंटरनेट सर्विसेज की वजह से इस रैंक में इसीलिए थोड़ी गिरावट आई है। हम एक जो है गरीब इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, फिर भी जो मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू अच्छे से की। अपने मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ओवैस कल्पना चावला को अपना आइडियल मानते हैं, जो बचपन से ही एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बनना चाहते थे। ओवैस जहां से ताल्लुक़ रखते हैं वहां एनकाउंटर्स होते हैं, दहशतगर्दाना हमले होते हैं, आए दिन पाबंदियां नाफिज होती रहती है। ऐसे में एक मिडिल क्लास घर से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान का जुनून ही उसे कामयाब बना सकता है। ओवैस की इस कामयाबी में उसके वालिदैन ने भी साथ दिया है। ओवैस खुद अपनी कामयाबी का तमगा अपने वालिदैन को देते हैं। मेरी जो पहली पढ़ाई थी, जो बेस थी, वो यही इसी स्कूल में से हुई थी, गवर्नमेंट हाई स्कूल सीबीनाथ। जो बेस ही होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट। अगर बेस सीधी ना हो तो फिर इंसान जो आगे करियर होता है वो अच्छा नहीं होता है। बेस सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर बेस अच्छी बनी हो तो करियर भी अच्छा बनता है। तो मैं इस स्कूल के टीचर्स का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। मैं इस पर बहुत फ़ख्र करता हूँ, और मैं इसने जो ये कामयाबी हासिल की है, मैंने इसको बहुत सपोर्ट की है, और इसने कश्मीर का नाम रोशन कर दिया। कश्मीर के साथ साथ अपने पूरे इंडिया का भी नाम रोशन कर दिया। ओवैस की इस कामयाबी पर इलाके के लोग और उसके दोस्त उसके घर पहुंचे और मुबारकबाद दी। लोगों की माने तो ये कामयाबी सिर्फ ओवैस की ही नहीं बल्कि पूरे इलाके की है। अब ओवैस से सीखकर बाकी के नौजवान भी अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे। और जो इसने मतलब बचपन से जो इसने स्कूलिंग की है वो इसी स्कूल से की है, गवर्नमेंट हाई स्कूल सीबीनाथ से की है। तो ये हमारे लिए मतलब इसने हमारी इज्जत को मतलब यहाँ पे बढ़ाया है और हमारी शान को बढ़ाया है, और हम इससे बहुत खुश हैं। पूरा इलाका इससे बहुत खुश है। आज ये हमारा गांव बहुत खुश है। हमारे कौम में ये लड़का निकलता है, इस गांव का नाम ये रोशन करेगा, मुल्क का नाम रोशन करेगा। हमको बहुत शुक्रिया करते हैं इस बच्चों को। दहशतगर्दी के अंधेरे में ओवैस ने तालीम की एक ऐसी मशाल जला दी है जिसकी रोशनी में दहशतगर्दी खो जाएगी। ओवैस की तरह दूसरे नौजवान भी अब आगे आएंगे और अपना सुनहरा मुस्तकबिल तैयार करेंगे। इलाके में तरक्की होगी, पूरा मुल्क एक साथ आगे बढ़ेगा। जी मीडिया के लिए श्रीनगर से फारूक वानी की रिपोर्ट। वहीं बांदीपोरा में कोरोना के बाद किसान सूखे की मार झेल रहे हैं। सुंबल सब डिवीजन के नौगाम, जलपोरा जैसे दर्जनों गांव के हजारों एकड़ जमीन में लगी धान की फसल सूखे की चपेट में है। लोगों की माने तो साल 2014 में आए बाढ़ के बाद झेलम दरिया से निकलने वाली नहरों से इलाके में आबपाशी नहीं हो पाती है। महकमा आबपाशी के अहदेदारों ने नहरों की सफाई तो शुरू की, लेकिन नतीजा आज तक सामने नहीं आया। लोगों का कहना है कि काम पूरा ही नहीं हो सका। ऐसे में किसानों की फसल अक्सर सूखे की चपेट में आ जाती है। अगर आप देखेंगे तो हमारे जो आज के दां के खेत है पूरी सूख चुके हैं, जो हमारी फसलें पूरी बर्बाद हो चुकी है। वजह यह है कि हमारे पास जो वाटर सप्लाई है इसकी स्कीम जो है पूरी तरह से नहीं आ रही है। हमारा एक पंप स्टेशन जो है वसी खान, तो वो पिछले कई सालों से बंद है, पूरी तरीके से वो क्लियर भी है। लेकिन गवर्नमेंट के ऐसे भी मुलाजिम या गवर्नमेंट के इकदाम ऐसे है जो उसको चला नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर वाटर सप्लाई नहीं आ रही है और जो हमारे दां के खेत है पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं, सूख चुके हैं। अगर ऐसे सफाई गया वैसी खानस गया सफाई गया वारिया उम्रन पे गया आबाद सह आमुत परवन मल सतन कि सह गजवाद आमुत परवन शाहिदपुर पे ता वसी खनस तन जालपुर तन आमुत परवन अत हिसाब अत परिया कर सो ये जिंदगानी मज आबाद गो सन बच आबाद गन दरमाद गमत वनस सोन ज़रात वनस खुशक सह प्योमुत वनस तथा सबीला।
गुलमर्ग में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को राशन तकसीम किया गया। इस स्कीम के तहत 5 किलो राशन लोगों को दिया गया, जिसके बाद इंतजामिया का लोगों ने शुक्रिया अदा किया। लोगों ने कहा कि इस राशन के मिलने से उन्हें राहत मिली है। साथ ही उन्होंने हुकूमत से गुजारिश की कि उन्हें चीनी भी दी जाए। एसओपीज जो हमारी गवर्नमेंट बोल रही है, जो हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट बोल रहा है कि एसओपीज बहुत ज़रूरी है। इसमें एसओपीज में मतलब ये है, नंबर 1 में बोलती हूँ, मास्क ना उतारें आप पब्लिक में। मास्क 6 फीट के कम बिल्कुल नहीं उतारनी है। मास्क का नंबर 1 रोल है, डिस्टेंस का नंबर 2 में बोलती हूँ। और हमें ये जो सैनिटाइजेशन या हैंड वॉशिंग, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम मास्क को, डिस्टेंस को मेंटेन करें, क्योंकि जो हमने प्रैक्टिकली देखा ये सबसे अच्छा है। हमारे घर, इवन कि मैं कहती हूँ हमारे जो घरों में, हम किसी घर में 10 बंदे हैं, किसी में 5 बंदे हैं, घरों में भी आप एसओपीज को मेंटेन करो, क्योंकि उस चीज की हमें इस वक्त बहुत जरूरत है। यहाँ पर एक वक्फे के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं जी सलाम पर कश्मीर एक्सप्रेस। जम्मू में आज पीडीपी की जानिब से 21वां फाउंडेशन डे मनाया गया। इस मौके पर जम्मू के पीडीपी लीडरान के साथ फॉर्मर पीडीपी के एमएलसी फिरदौस टाक भी मौजूद रहे। एमएलसी फिरदौस टाक ने कहा कि आज 21 साल हो चुके हैं जब मुफ्ती मोहम्मद सईद के जरिए पीडीपी की एक सियासी जमात के तौर पर बुनियाद रखी गई थी और जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए बहुत मेहनत उन्होंने की। साथ ही कहा कि जम्मू कश्मीर में जितनी भी सियासी बयानबाजियां हो रही हैं वो मरकजी हुकूमत की जानिब से करवाई जा रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पीडीपी अपने मुतालबात को सामने रखती है और कहती है कि हमारे स्टेट का स्पेशल स्टेटस बहाल किया जाए। साथ ही महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी खत्म हो। तो पीडीपी की जानिब से फाउंडेशन डे मनाया गया। इस मौके पर पीडीपी में एमएलसी फिरदौस टाक ने कहा कि 21 साल हो चुके हैं जब मुफ्ती मोहम्मद सईद के जरिए पीडीपी की एक सियासी जमात के तौर पर बुनियाद रखी गई थी। तो 21वां फाउंडेशन डे मनाया गया पीडीपी का और कहा गया कि जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए इस पार्टी ने और इसके लीडरान ने बहुत मेहनत की है। इल्ज़ाम लगाया मरकजी हुकूमत पर कि जम्मू कश्मीर में जितनी भी सियासी बयानबाजियां हो रही हैं वो मरकजी हुकूमत की जानिब से करवाई जा रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पीडीपी अपने मुतालबात को सामने रखती है और कहती है कि हमारे स्टेट का स्पेशल स्टेटस बहाल किया जाए। साथ ही महबूबा मुफ्ती की नज़रबंदी को ख़त्म किया जाए। आपको बता दें साबिक वज़ीर आला इस वक्त भी नज़रबंद हैं। अब जो बेसिक और कोर इशू है उसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम मैडम महबूबा मुफ्ती के साथ, उनके पीछे शीशा पिलाई हुई दीवार की मानिंद खड़े हैं। वो आगे बढ़े, हम हमेशा उनके साथ। देखिए, जितनी भी बातें इस वक्त जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स बनाने की कोशिश की जा रही है उसका बेसिक पर्पस अगर हम देखें तो वो सिर्फ एक पॉलिटिकल क्यास करने की कोशिश है। और महकमा आयुष ने पुंछ जिले में जिस्मानी तौर पर माजूर लोगों के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगाया और इम्यूनिटी बूस्टर दवाइयों को लोगों के बीच में बांटा। डॉक्टरों ने बताया कि कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही इस लड़ाई में ये दवाई फ्रंट लाइन वॉरियर्स के लिए मंगाई गई हैं और ख़ास दरख्वास्त पर इन लोगों के बीच बांटी गई हैं ताकि इन लोगों में बीमारी से लड़ने की ताकत बने। तो माजूरों के लिए बांटी गई मुफ्त दवाएं, आपको बता दें महकमा आयुष की जानिब से पुंछ में जिस्मानी तौर पर माजूर लोगों के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया और इम्यूनिटी बूस्टर दवाइयों को लोगों के बीच बांटा गया। डॉक्टरों ने बताया कि कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही इस लड़ाई में ये दवाई फ्रंट लाइन वॉरियर्स के लिए मंगाई गई हैं और ख़ास दरख्वास्त पर इन लोगों के बीच बांटी गई हैं ताकि इन लोगों में बीमारी से लड़ने में मदद मिल सके, इन्हें बीमारी से लड़ने की ताकत मिल सके।
इम्यूनिटी बूस्टिंग मेडिसिन जो कोरोना के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करती है बॉडी में, उन तक पहुंचाई है। यहाँ पे अच्छी खासी तादाद में लोग मौजूद थे, मौसम खराब होने के बावजूद भी। उसके साथ साथ हम तकरीबन जब से ये वबा शुरू हुई है पूरे डिस्ट्रिक्ट में 40,000 से ज़्यादा लोगों को, फ्रंट लाइन वर्कर्स को और सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग जो हैं उनको, पुलिस पर्सनल को, डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ, सबको हम ये दे चुके हैं। बैंक के कर्मचारी हैं, हमारे म्यूनसिपैलिटी के कर्मचारी हैं, उन तक हमने ये मेडिसिन पहुँचाई हैं और हमारी ये कैंपेन चल रही है। आज जो है ये यहाँ पे हमने जितने भी डिसेबल्ड पर्सन थे उन तक हमने ये मेडिसिन पहुंचाई है और मुझे लगेगा कि ये, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा ये काम है और फायदा पहुंचेगा। डिपार्टमेंट ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से एक एडवाइजरी जारी की गई थी कि फ्रंट लाइन वर्कर्स को ये दवाई देनी है, तो हम डे फर्स्ट से फ्रंट लाइन वर्कर्स को दे रहे हैं। लेकिन अभी 2 दिन पहले हमारे यहाँ प्रीतम ट्रस्ट जो है, इनके हेड जो है प्रोफेसर जगबीर सिंह जी, वो उन्होंने हमें अप्रोच किया और आज हमका ये स्पेशल प्रोग्राम जो था ये डिसेबल्ड लोगों के लिए मेडिसिन प्रोवाइड करना था और इसमें हमने आज कम से कम 100 से ज़्यादा लोगों को ये दवाई जो है वो प्रोवाइड की है। एक खसूसी तौर पे जब ये आयुष का एक फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन पूरे डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी दिनों से चल रहा है, जिसमें तकरीबन 40,000 से ज़्यादा लोगों को इन्होंने दवाइयाँ दी हैं हर जगह जगह जाके। तो मैंने इनको रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ ट्रस्ट में भी, प्रीतम ट्रस्ट के एरिया में भी एक कैंप लगाते हैं। हालांकि बारिश बहुत ज़्यादा थी लेकिन फिर भी इसमें कामयाबी मिली और जितने भी डिसेबल लोग थे कम से कम 100 के लगभग, इनको हमने जो है ये जो आयुष की जो मेडिसिन हैं, जो कोविड-19 की इम्यूनिटी बूस्टर हैं, ये खास करके जो एक बहुत बड़ी परमानेंट चीज़ है आज के इस दौर में, ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की गई। और रामबन में डीसी नजीम जई खान ने जिला इंतजामिया के ओहदेदारों, मजहबी लीडरान और मस्जिद के इमामों के साथ ईद उल अजहा को लेकर मीटिंग की। मीटिंग के दौरान त्यौहार मनाने के दौरान बरती जाने वाले एहतियात और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने के लिए बेदार करने की बात कही गई। इंतजामिया की जानिब से कालाबाजारी करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई। साथ ही इंतजामिया ने जिम्मेदार महकमे को हिदायत दी है कि ज़रूरतमंदों को राशन, सब्जियों और LPG गैस की कमी नहीं होनी जानी चाहिए। साथ ही त्यौहार के दौरान बिजली और पानी की सप्लाई पर भी खास ध्यान देने की बात कही गई। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके ही इस फेस्टिवल को ऑब्जर्व किया जाए। नमाज जो है वो घरों में ही पढ़ी जाएगी जिस तरह ईद उल फितर पे पढ़ी गई थी, और उसके अलावा जो कुर्बानी करनी है उसमें भी हम चाहते हैं कि लिमिटेड वे में ही कुर्बानी की जाए और डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा दूर ना किया जाए। मैंने यही उनको बोला है, फूड सप्लाईज़ के जो महकमे के मुलाजिम हैं, कि वो बिल्कुल सतर्क रहें और जितनी जल्दी हो सके डिस्ट्रीब्यूशन करा दें ताकि लोगों को ईद के मौके पे कोई दिक्कत ना हो। और पुंछ के डीडीसी राहुल यादव ने जिला इंतजामिया के ओहदेदारों के साथ लसाना ब्लॉक के सरपंचों और बीडीसी चेयरमैन के साथ मीटिंग की। इस दौरान सरपंचों और बीडीसी चेयरमैन ने अपने अपने इलाके की परेशानियों से रूबरू कराया। इसमें पानी और बिजली की कमी, रोड की खस्ताहाली, हेल्थ फैसिलिटीज जैसी तमाम परेशानियां शामिल थीं, जिसे जल्द से जल्द दूर करने का भरोसा दिलाया गया। और कुपवाड़ा में सीजफायर की खिलाफ वर्जी हुई है। LOC के पास पाकिस्तानी गोलाबारी, पुंछ के पास कश्मीर के कुपवाड़ा में नापाक फायरिंग अभी भी जारी है। गोलीबारी हिंदुस्तान की जानिब से, इसमें मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। आपको बता दें कि कुपवाड़ा में सीजफायर की खिलाफ वर्जी की खबर है। LOC के पास पाकिस्तानी गोलीबारी की गई है। पुंछ के पास कश्मीर के कुपवाड़ा में ये फायरिंग हुई और अभी भी ये फायरिंग जारी है। आपको बता दें हिंदुस्तान की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। आज से ठीक 9 दिन बाद जब 5 अगस्त आएगा तब पूरे पाकिस्तान में मातम जैसे हालात होंगे, क्योंकि यही वो तारीख है जब मोदी हुकूमत ने कश्मीर से अलगाववाद की धारा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। 5 अगस्त के लिए इमरान खान और पाकिस्तान की फौज के चीफ बाजवा ने मिलकर हिंदुस्तान मुखालिफ एक एजेंडा तैयार किया है। क्या है वो एजेंडा, जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। जम्मू एंड कश्मीर के PAO को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो? कश्मीरियों को कश्मीर से 370 हटाए जाने की चोट इमरान खान और पूरे पाकिस्तान के दिमाग पर कितनी गहरी लगी है,
इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इमरान खान कश्मीर कश्मीर चिल्ला तो पाते हैं, लेकिन चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते हैं। कश्मीर अब जबकि 9 दिन बाद कश्मीर से 370 हटाए जाने को 1 साल मुकम्मल होने जा रहा है, तो इमरान खान और पाकिस्तान की फौज ने भारत के खिलाफ गलत तशहीर का पूरा एजेंडा तैयार किया है। सबसे पहले आप देखिए कि पाकिस्तान के कश्मीर विलाप के ब्लूप्रिंट में क्या है। पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग वजारत को सभी बड़े उर्दू और अंग्रेजी अखबारों में स्पेशल पेज के जरिए कवरेज करवाने का काम सौंपा गया है। ये भी तय किया जाएगा कि 5 अगस्त को सभी पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स का लोगो ब्लैक कर दिया जाए। पाकिस्तान में सभी चैनलों को खुसूसी प्रोग्राम्स को नश्र करने के अहकाम दिए गए हैं। कश्मीरियों के लिए एक खास गाना भी तैयार किया गया है। इमरान खान 5 अगस्त को मुजफ्फराबाद जाएंगे। इमरान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की असेंबली को खिताब करेंगे, जिसे टीवी पर बराह रास्त नश्र किया जाएगा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की उस तजवीज के मुतालिक पर्चे बांटे जाएंगे जिसमें राय शुमारी का जिक्र है। नौजवानों, मुझे पता है कि आप में जज्बा और जुनून है, लेकिन अभी लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ नहीं जाना जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कब जाना है, अभी भी आपने जाना। पहले मुझे यूनाइटेड नेशन जाने दो, दुनिया के लीडर्स को बताने दो, कश्मीर का केस लड़ने दो। सुना आपने, इमरान खान कश्मीर का केस यूएन और दुनिया के लीडरान के पास ले जाने की बात कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। पाकिस्तान और इमरान की बात किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि पूरी दुनिया अब समझ चुकी है कि पाकिस्तान ही दुनिया में दहशत का अड्डा है। लेकिन पाकिस्तान के गलत तशहीर की सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ऐसे बयानात को वायरल करेगी जिनमें उन हिंदुस्तानी लीडरान का बयान होगा जिन्होंने आर्टिकल 370 हटाए जाने को लेकर भारतीय हुकूमत की तनकीद की थी। पूरी दुनिया जानती है कि इमरान खान की कुर्सी पाकिस्तान की फौज के हाथ में है। जी मीडिया पर यह सच किसी और ने नहीं, बल्कि खुद इमरान खान की साबिक अहलिया ने बताया था। आप भी सुनिए। इमरान का मसला यह है कि जहां से स्क्रिप्ट आती है, जो मौजू लगता है, वो डायरेक्टर्स एक्टर हैं। जैसे कहेंगे वैसे बैठेंगे, जैसे कहेंगे वैसे मुस्कुराएंगे, जिसकी तरफ जो कहेंगे कि कहना है वैसे कह देंगे। तो ये ना सिर्फ इंडिया के लिए अच्छी बात है, इसलिए क्योंकि आज अगर उनको इंडिया बैशिंग का कहा जा रहा है तो वो करेंगे, लेकिन हमारा कंसर्न तो ये है कि पाकिस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है। पूरा पाकिस्तान, उसकी फौज, ISI, उसके पाले हुए दहशतगर्द सब देखते रह गए और हिंदुस्तान ने एक झटके में कश्मीर का किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अलहदगी पसंदों की आर्टिकल 370 को हमेशा के लिए जड़ से मिटा दिया गया। पीएम मोदी के इस कदम के बाद पाकिस्तान के हिज़्ब इख्तिलाफ लीडरान ने इमरान खान से क्या कहा था, आज उसे फिर एक बार सुनना चाहिए। पहले पाकिस्तान का पॉलिसी ये होता था कि अब श्रीनगर कैसे लेंगे। अब खान की बात, इमरान की नाकामी के बाद, सिलेक्टेड की वजह से, इनकी नाकामी की वजह से, इनकी ग्रीड की वजह से पाकिस्तान का क्या पोजीशन है कि हम मुजफ्फराबाद को कैसे बचाएंगे। पीएम मोदी ने भी मन की बात प्रोग्राम में पाकिस्तान के किरदार को मुल्क के सामने रखा था। दुष्ट का स्वभाव ही होता है हर किसी से बिना वजह दुश्मनी करना। ऐसे स्वभाव के लोग जो हित करता है उसका भी नुकसान ही सोचते हैं, वो भारत कभी नहीं भूल सकता। पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर भारत की भूमि हथियाने और अपने यहां चल रहे आंतरिक कलह से ध्यान भटकाने को लेकर दुस्साहस किया था। पाकिस्तान चाहे जितनी मक्कारी दिखा ले, चाहे जितनी गलत तशहीर कर ले, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले कि कश्मीर को हमेशा के लिए भूलने के अलावा उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप रहिए जी सलाम के साथ।